हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो जनवरी में स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक से। तो इसमें हमारा जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का, इसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस का जो कोड है ये 87 है। तो जनरली इसकी जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम डेट या तो लास्ट में होती है या मिड के बाद ही होती है। तो मान के चलिए इसका जो पेपर है ये करीब 12 के आसपास होने वाला है, 12 जनवरी। तो अभी भी आपके पास पूरे 1 महीने का 30 दिन का टाइम है। इन 30 डेज में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो देखिए, पहली बात, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नेट का सिलेबस जो है काफी बड़ा है। और फिर आपके पास दो पेपर है, पेपर वन, पेपर टू। हम लोग किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप देख रहे हैं सिलेबस। देयर आर 10 यूनिट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक करके। और ये 10 यूनिट्स, जो सिलेबस को अरेंज करने का तरीका है, ये बिल्कुल ही मतलब एक हैपहैज़र्ड वे में है। अगर आप इसको लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जून में भी और उससे पहले वाले एग्ज़ाम में जेआरएफ, नेट, गेट भी है कंप्यूटर साइंस में। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि इन्होंने तैयारी सिर्फ 1 महीने में नहीं की। इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया था, डेवोशन दिया था। और इनको सारे सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो मैंने ही पढ़ाए थे। ऐसा नहीं कि कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हों, कुछ बाहर के किसी दूसरे टीचर ने पढ़ाया हो। तो एक प्रॉपर इनको तैयारी का माहौल मिला और इन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है क्रैक किया। अब आज का डिस्कशन हमारा पेपर वन पे नहीं होगा, ये पेपर टू पे है। पेपर वन आपका कॉमन है, ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब पेपर टू में देखिए, जो भी सीएस के स्टूडेंट होंगे, अगर आप गेट से इसकी कंपैरिजन करें, गेट से इसकी तुलना करें, तो गेट के मुकाबले इसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी ही ज़्यादा है। ठीक है, करीब 25 सब्जेक्ट्स आपको इसको देखने में मिलेंगे। ठीक है, इसमें है आपके पास। अब देखिए, जो ये जो यूनिट्स जो डिवाइड किया हुआ है यूनिट 1 से 10 तक, थोड़ा मैं बता दूं, 10 यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे चलो हम पहले थोड़ा यूनिट 1 कवर कर लेते हैं, फिर यूनिट 2 में आएंगे, तो फिर वो होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। नाउ, अब इसमें आप क्या क्या पढ़ें जो 30 डेज में आपके स्कोर काफ़ी अच्छे आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अगर हम इस यूनिट के हिसाब से बात करें तो देखिए पहले यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ठीक है, ये सेट, ये भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। जो काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ये भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। लेकिन ये जो ग्राफ थ्योरी है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन है, ये एल्गोरिथम का पोर्शन है। ठीक है, अगेन ये कितना, तो ग्राफ थ्योरी में आएंगे, तो ग्राफ थ्योरी जो है ये आपका डीएस का पोर्शन है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का। ठीक है, फिर अगर आप ये आ जाए बूलियन अलजेब्रा, तो ये जो है ये आपके आ गया डिजिटल डिजाइन का। ठीक है, हालांकि डिस्क्रीट के आखिरी सेक्शंस में पढ़ते हैं, फिर भी। और फिर ये जो है ये आपका ऑपरेशन रिसर्च है, जिसमें पिछले बार लगातार 5 क्वेश्चन आए थे आखिरी वाले सेशन में, जो एक पैरा दे के होता है उसमें। ठीक। तो पहले ही यूनिट में ये कितना मिक्सचर है आप देख सकते हैं। तो आप ना सिलेबस को रहने दें, सिलेबस आपके पास होगा। और जैसा कि हम लोग फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो देखिए, पेपर कुछ ऐसे हैं। आप पहले मान के चलिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम।
ठीक है, ये एक साथ ही लिख दे रहे हैं, बाकी दोनों अलग। सी आप इसे छोड़ नहीं सकते। सी प्लस प्लस आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा आप फोकस करेंगे तो फिर ये काफी बड़ा सेक्शन हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आप देख लेंगे तो भी। नाउ उसके बाद जो इससे रिलेटेड पोर्शन है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सी सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़े। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर में आपको सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर लेने हैं, और डीप में नहीं जाना है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जैसे आपने बबल सॉर्ट देखा, आपने इंसर्शन सॉर्ट देखा, आपने सिलेक्शन सॉर्ट देखा। ठीक है, तो देखिए, बबल सॉर्ट से जनरली क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, वो एक डेटा का ऑर्डर दे देंगे और पूछेंगे, जैसे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया 35, 8, 62, 7 और 5। बोलेंगे हाउ मेनी कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो वो वाला सेक्शन आप देख लेंगे, आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ कंपेरिजन कैसे निकालते हैं। फिर वो पूछेंगे कि हाउ मेनी स्वैपिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो स्वैपिंग निकालने का भी आपको देख लेना है। नाउ इंसर्शन सॉर्ट से काफी अच्छा क्वेश्चन वो बनाएंगे, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट को बाइनरी सर्च उससे मिक्स करने का। ठीक है ना, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में अगर बाइनरी सर्च आप लगाएंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी घट जाती है। अदरवाइज आप लीनियर सर्च नहीं करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बबल सॉर्ट जैसा ही होता है। सिलेक्शन सॉर्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे कि हमें मतलब इनमें से कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग्स होती है। ठीक है, वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है अच्छे से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस नंबर ऑफ कंपैरिजन, इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सिलेक्शन सॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैपिंग्स। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े तो हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, इसमें से क्विक और मर्ज आपसे पूछ सकता है कि ये किस पैराडाइम पे काम करता है। तो आपको पता होगा ये डिवाइड एंड कंकर पे है, और नहीं पता है तो आप देख लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है नेट, ये किस पैराडाइम पे काम करता है। क्विक सॉर्ट में जनरली इनका क्वेश्चन रहता है कि मतलब इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है क्विक सॉर्ट के लिए वर्स्ट केस का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, whenever data is already arranged in some order, logical order, ascending or descending, it becomes the worst case for quick sort। आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में पूछेंगे, दो सॉर्टेड लिस्ट है, इनको आपस में मर्ज करना है, हाउ मेनी कंपेरिजन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हीप में काफी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत सारी चीजों से रिलेट हो जाता है। ये बाइनरी ट्री से रिलेट हो जाएगा, मैक्स हिप, मिन हिप। ठीक है, हिप सॉर्ट का टाइम कंप्लीट, हिप सॉर्ट में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हीप सॉर्ट हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें क्योंकि ये अगर हीप सॉर्ट आप कर लेंगे तो इसमें बाइनरी ट्री का आइडिया, मैक्स हिप का आइडिया, मिन हिप का आइडिया, ट्री के हाइट का आइडिया, डिलीशन, ये काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, जब इतना कर लें आप सॉर्टिंग वगैरह, तो फिर आए आप ट्रेवर्सल टेक्निक पे। तो ट्रेवर्सल टेक्निक ट्री के लिए अलग है। ट्री के लिए आप पढ़ेंगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राफ के लिए आएंगे तो ग्राफ के लिए आपको देखना पड़ेगा बीएफएस और डीएफएस। ठीक है, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं ट्रेवर्सल के लिए। नाउ जब ये कर लें तो समझे कि डेटा स्ट्रक्चर में मोर देन काफी चीजें आपकी हो गई। फिर अब आएंगे बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट, एवीएल ट्री का कंसेप्ट। एवीएल ट्री में एक दो ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, एग्जाम हॉल में आपसे ये बनाने के लिए तो नहीं बोल सकता। ठीक है, जनरली पूछेगा कि हाइट इतनी है या नोड्स इतने हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, एक्सटेंडेड फिबोनाची सीरीज जो आपका उसमें बनता है फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इतना करने के बाद आप एक
रेडिक्स सॉर्ट देख लेंगे, फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जो एप्लीकेशन है आपको डीबीएमएस में मिलेगा। इतना कर लें तो फिर समझे कि हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर से पकड़ में आ जाए। एल्गोरिदम में आपको क्या करना है, एल्गोरिदम में जितने टेक्निक्स हैं, जैसे डिवाइड एंड कंकर हो गया, ग्रिडी अप्रोच हो गया, ब्रांच एंड बाउंड हो गया, ठीक है, इन सब बैक ट्रैकिंग हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, फिर दिकास्त्रा एल्गोरिदम, प्रिम्स, दिकास्त्रा, क्रूस्केल्स, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए, ये अच्छे से कर लेंगे, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, दिकास्त्रा आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, जबकि कभी कभी आपको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देखना है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये एग्जाम हॉल में इसका क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो काफी टाइम टेकिंग है। बस वो इतना पूछ लेगा कि ये किस पैराडाइम पे काम करता है। तो कई बार पूछा भी है कि दिकास्त्रा और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में क्या अंतर है। तो ये जो हमारा ग्रिडी अप्रोच है दिकास्त्रा वाला, ठीक है, ये हमारा ग्रिडी अप्रोच पे काम करता है, जबकि ये जो है ये ग्रिडी अप्रोच पे काम करता है, जबकि ये हमारा क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे है। अब देखिएगा पिछले क्वेश्चंस को उठा के, काफी क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है। ठीक है, इतना कर लें यहाँ से। इतना करने के बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप फोकस कहाँ से करना है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आते हो। अब आप इसमें थोड़ा पकड़ लेंगे, मान लीजिए ये देखिए वेब प्रोग्रामिंग, तो क्या है ना, हार्डली एक क्वेश्चन आएगा और आपका ये बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये आपका जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स से क्वेश्चन तो आते हैं नो डाउट, लेकिन क्या है, ग्राफिक्स मैथमेटिकल है, तो अगर जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है काफी टाइम लग जाएगा। ये कोई 10 दिन का ये नहीं है, आपको इसमें काफी समय लग सकता है। तो ग्राफिक्स जिनका मैथमेटिक्स वीक हो, वो इसे आप अभी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। नाउ हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम देख लिया। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोला जाए, वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, साथ ही कंपाइलर्स, हालांकि नेट का एक पैटर्न है, ये कंपाइलर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, ये जो कंपाइलर्स है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो कंपाइलर जो है थोड़ा इससे कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये गेट में ज्यादा क्वेश्चन आता है। नाउ ऑटोमेटा थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑटोमेटा में आप मान के चलिए कि 100% क्वेश्चन सही होते हैं, या 95%, मतलब शायद। अदरवाइज क्या है, ऑटोमेटा थ्योरी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, तो स्टूडेंट को ये काफी भारी लगता है, लेकिन समझने के बाद इससे इजी कुछ नहीं है। और जनरली जो टॉपिक टफ होता है, इससे क्वेश्चन मिडिल लेवल के आएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर और ऑटोमेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो आपको दोनों। अब ऑटोमेटा थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक चीजें, डीएफए एनएफए से स्टार्ट करिएगा आप। ठीक है, वो बेसिकली पूछेंगे कि ये डीएफए बना के देंगे, ये स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट करेगा, एनएफए, या पूछेंगे कि ये लैंग्वेज है, ये किस टाइप का लैंग्वेज है। जब ये आप कर लें तो थोड़ा और देख लें, क्या एनएफए का डीएफए के साथ कन्वर्जन, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आप देख लें। फिर आप मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए देख लें, मिनिमाइजेशन, ठीक है, या कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसके बाद ग्रामर जरूर देखें। ग्रामर में जब मेनली आप कंटेक्स्ट पे ग्रामर देखते हैं, लेकिन फिर भी जो चमस्की के क्लासिफिकेशन है, चमस्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स, और उसके साथ जो रिलेटेड मशीन्स हैं, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, नाउ इतना करने के बाद आप आ जाए पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में फर्क जरूर देख लें, एनपीडी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आप देखिए WCW, हाँ, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक में है, A टू द पावर n B टू द पावर n ये डिटर्मिनिस्टिक में है, लेकिन WWR जो है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक में है।
अब कैसे होता है ये थोड़ा आपको देखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप आगे आ जाइए किस पे, आप एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव जरूर देख लीजिएगा, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, ठीक है, क्योंकि ये टीयरिंग मशीन का बेस बनता है। तो इसके आगे आप टीयरिंग मशीन का बेसिक चीज देखें, टीयरिंग मशीन कैसे काम करता है, उसका मूवमेंट क्या है। नाउ सारे जो प्रॉब्लम्स है टीयरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकता, देयर आर सम स्टिल सम प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स, अ टीयरिंग मशीन कैन नॉट सॉल्व इट। तो फिर वहां से कंसेप्ट आ जाएगा अनडिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी का, ठीक है। और ये जो अनडिसाइडेबिलिटी कंसेप्ट है ये जाके एल्गोरिदम के उससे मैच कर जाएगा, ठीक है, तो दोनों वहां पे सेम है। एल्गोरिदम में जो एनपी, एनपी हार्ड वो सब पढ़ते हैं, वो यहाँ ट्यूरिंग मशीन से और वहां से दोनों जाके एक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना देखना है। फिर आप कंपाइलर में ज्यादा मेहनत ना करें, कंपाइलर में आप क्या करेंगे कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन है कंपाइलर का वो देख लें, ठीक है। बेसिक का मतलब है टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर, जो है पार्सर्स के क्लासिफिकेशन, जैसे आप ये जरूर करके जाएंगे कि टॉप डाउन में कौन कौन सा आता है और बॉटम अप में क्या आता है। टॉप डाउन में जो क्लासिफिकेशन है वो कर लेंगे, ठीक है। बॉटम अप में जो ऑर्डर्स है एल आर पार्सर्स का, ये कर लेंगे। एक क्वेश्चन बार बार उनका पेटेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल पार्सिंग मेथड, वो सी एल आर, कैनोनिकल एल आर पार्सर, ठीक है। तो इतना देख के जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉलो देख लें, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं, काफी आसान है समझने के बाद। तो ये आपको ऑटोमेटा थ्योरी से इतना करना है। अब ये दोनों करने के बाद हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि हमने डेटा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, हमने देख लिया एल्गोरिथम में क्या क्या कवर करना है, हमने देख लिया ऑटोमेटा थ्योरी में क्या कवर करना है, हमने देख लिया कंपाइलर में क्या कवर करना है। देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस क्यों, क्योंकि डीबीएमएस दो जगह से रिलेटेड है। एक तो वो डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा वो लोग एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। डीबीएमएस में जब जाएंगे आप तो इसमें आप रिलेशनल अलजेब्रा जरूर करें। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम लोग ना, लेकिन किसी चीज के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये नहीं सोच सकते समय भी ना दें और वो चीज आपको हासिल भी हो जाए। अब जो स्कॉलरशिप ही इतना है कि अभी जो जेआरएफ की स्कॉलरशिप अराउंड 52,000 पर मंथ है, ठीक है, 52,000 पर मंथ। एसआरएफ में जाके करीब 70 के आसपास हो जाता है। तो मतलब सोच लीजिए आप, ये इतना जो है ना एक डिसेंट अमाउंट है स्टूडेंट के लिए। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको ना। रिलेशनल अलजेब्रा में जब आएंगे तो रिलेशनल अलजेब्रा में आप सारी चीजें देख लें, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर, मतलब जितना भी पॉसिबिलिटी है सब देख लें कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइनरी के बीच में, यूनरी के बीच में क्या अंतर होता है, ज्वाइंस पे ज्यादा फोकस करें, नेचुरल ज्वाइन पे। जब ये हो जाए तो टपल कैलकुलस भी देख लें, ठीक है। टपल कैलकुलस के बाद आप देख लेंगे नॉर्मलाइजेशन, कीज का कंसेप्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कैंडिडेट की। फिर आप देख लें इसमें ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इतना देख लेंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। इसके बाद आप एसक्यूएल देख लें। एसक्यूएल में मेनली आप फोकस करेंगे किस पे, आप फोकस करेंगे फंक्शंस पे, ज्यादा क्वेश्चन वहीं पूछेंगे, ठीक है। फंक्शंस में क्या पूछेंगे वो, कि जैसे हैविंग क्लॉज लगा के या ग्रुप फंक्शन लगा के, ठीक है। तो ये कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। इतना करने के बाद अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख रहे हैं ना हमारे सिलेबस में ना ये किसी ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, वो बीच बीच में डाला हुआ है इधर का उधर। तो कोई सिलेबस को फॉलो करेगा तो फिर वो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या देखना है, तो पहले तो आपको प्रोसेस के बारे में देखना है, प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं, और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सारे देख लें आप,
कौन कौन सा? जैसे एसजेएफ काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन। इतना कर लेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको दोनों वर्जन करना है। कौन कौन सा? प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इनका अंतर भी समझ लेंगे क्या है। ठीक है, इतना करने के बाद आप डेडलॉक जरूर करके जाएं। डेडलॉक से काफी क्वेश्चन बनते हैं। डेडलॉक के बाद आप मेमोरी मैनेजमेंट में आएंगे, तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या करना है? डेडलॉक में ज्यादा नहीं है। डेडलॉक में क्या करना है आपको, जब डेडलॉक देखेंगे आप इसमें क्या करेंगे, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट के बीच में पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और डेडलॉक के जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो आप देख लेंगे। 4 कंडीशंस होते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम जरूर कर लें, इस पर काफी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब आप मेमोरी में आएंगे तो वर्चुअल मेमोरी टेक्निक जरूर देख लें। ठीक है, पेजिंग। अब लग रहा है ना कि सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ये है ही बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोग क्या है, पिन पॉइंटेड करके उन सेक्शंस को देख रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। पेजिंग हो गया, डिमांड पेजिंग हो गए। ठीक है, नाउ डिमांड पेजिंग जो हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं, ये इसलिए जरूरी हो जाता है पेज रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये आर्किटेक्चर के साथ कंबाइंड है। ठीक है, तो ये आप इतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यूनिक्स से कमांड्स आते हैं, लेकिन यूनिक्स से ना आप बेसिक कमांड्स को कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। खास करके जो सी एच मोड से क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, चेंज मोड वाला, फिर यूनिक्स का बेसिक कमांड भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, एडब्ल्यू के देख लीजिएगा। नाउ अब चाहें तो इस पे ज्यादा फोकस ना भी करें, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ये एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनका कोई भरोसा तो है नहीं। तो बेसिक कमांड तो आप करके ही जाएंगे। जितना भी अपने एकेडमिक्स में देखा है उसे देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जब ये आप कर लें तो अब आइए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। अब देखिए, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा लोगों को बोरिंग लगता है, ड्राई सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा है नहीं, वो पढ़ाने का तरीका है वैसा कि आपको ये बोरिंग लगने लगता है। जब आप यहाँ प्रोसेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमारे स्टूडेंट जानते होंगे कि कितना मैथमेटिकल नेचर का है। तो आप जरूर देखिए जितने भी प्रोसेस मॉडल्स हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, ठीक है, आपका प्रोटोटाइप हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, तो ये कुछ मॉडल्स हैं। रैड मॉडल हो गया। इनके जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं ये देख के जाएं। फिर आप कपलिंग कोहेजन जरूर देख के जाएं। कपलिंग कोहेजन करने के बाद आप टेस्टिंग जरूर देख के जाएं। टेस्टिंग में आपका ब्लैक बॉक्स है और व्हाइट बॉक्स है। और ये करने के बाद आप साइक्लोमेटिक कंप्लेक्सिटी जरूर करें। इसी में आ जाएगा आपका व्हाइट बॉक्स में साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है। क्योंकि उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन दिया था कि एक पैराग्राफ देख के लगातार 5 क्वेश्चन थे इससे। ठीक है, तो आपको ग्राफ थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ से आपको हेल्प करेगा इसको समझने में। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी देख लिया। अब अब धीरे धीरे ना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ने लगेंगे सॉल्व करने में। अब आइए हमारा डिजिटल पे। तो डिजिटल डिजाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे आना ही है। आप डिजिटल को अलग ना करें, इसको आर्किटेक्चर के साथ और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो डिजिटल में जो आपको देखना है नंबर सिस्टम, वो उनका फेवरेट पार्ट है। खास करके वो पूछेंगे कि ऑक्टल जो है इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन बताइए। फिर ये टूस कॉम्प्लीमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, ये आप देख के जाएंगे। ठीक है, फिर आप सर्किट्स में आएंगे तो कॉम्बिनेशन सर्किट आपको देख लेना है।
कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में ज़्यादा ना करें आप, अभी फिलहाल टाइम कम है। हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर, इतना कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्रायोरिटी इनकोडर ये सब करने में ना जाए, वो अननेसेसरी। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से क्वेश्चन तो आया है, लेकिन एक बार ही आया है, ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद आप सीक्वेंशियल सर्किट में आ जाए। सीक्वेंशियल सर्किट का जो मेन चीज है वो है फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स आपको कौन कौन से देखने हैं? फ्लिप फ्लॉप जो है आपको देखना है, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप, इतने करने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इतने क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें पकड़ में आ जाएंगी। फिर डिजिटल में आपको एक देखना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन जो कि दो तरह का है आपका, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। काफी बार क्वेश्चन आएगा इसमें, सिंगल और डबल, IEEE के हिसाब से। तो अगर आप फॉर्मेट भी देख के चल जाए, पूरा देखे ना, तो भी मैक्सिमम टाइम में आपके क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके करने के बाद अगर आप आर्किटेक्चर में आएंगे या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी जरूर पढ़ के जाए। कैश मेमोरी से वो काफी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कैश मेमोरी देख लें, एड्रेसिंग फॉर्मेट देख लें। ठीक है, एड्रेसिंग फॉर्मेट के बाद इंस्ट्रक्शंस देख लें, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पाइपलाइनिंग जरूर देख लें। ठीक है, CPU वगैरह में जाएंगे तो वो काफी टाइम ले लेगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इससे मिलता जुलता है। तो असेंबली में दिक्कत है, कभी कभी उन्होंने पूछा है तो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिया एक साथ, और कभी पूछा है तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। ये थोड़ा ना अनसर्टन चीज है, लेकिन अगर आप जानेंगे तो अच्छा है। तो बेसिक, पूरा असेंबली प्रोग्राम लिखने ना जाए, कुछ बेसिक चीजें देख लें आप। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में आए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बेसिकली क्या करना है? तो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है नेटवर्क लेयर से। आप नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिजिकल लेयर से। नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनेगा। वो IP एड्रेसेस से पूछेंगे, IPv4 पे बेसिकली। ठीक है, वो सबनेटिंग पे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, मास्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, डिफॉल्ट मास्क, सबनेट मास्क। ठीक है, IPv4 से जो पूछना ही पूछना है उनका। ठीक है, इतना करने के बाद आप आएंगे, अगर फिजिकल लेयर में आएंगे तो फिजिकल में बेसिक जो है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं वो। ठीक है, तो फिजिकल लेयर की चीजों को तैयार कर लें, बिट्स बाइट्स, जो भी आपका इनकोडिंग टेक्निक है, मैनचेस्टर। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा चीज है ना, ये बताना ही मुश्किल है। मतलब आप एक वेब के बारे में, एनालॉग वेब, डिजिटल वेब, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो ये प्रैक्टिस की चीज है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आते रहते हैं, इजी है। दूसरा, इसको लेके अगर डेटा लिंक लेयर में आए तो डेटा लिंक लेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एरर कंट्रोल से जितने क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। फिर आपका यहाँ अगर CRC से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पैरिटी से क्वेश्चन आएगा, हैमिंग डिस्टेंस पूछने के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको OSI का मॉडल्स का डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, TCP में जो हमारे मॉडल्स हैं उसमें देख लें, OSI मॉडल के बारे में बस वो फंक्शनलिटी पूछते हैं, तो आप एक एक बार फंक्शनलिटी देख लें तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो नेटवर्क में ज्यादा ध्यान, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें आता नहीं है। एप्लीकेशन लेयर पे तो सिर्फ प्रोटोकॉल्स है, तो आप प्रोटोकॉल का नाम भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाए। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में आप जरूर RSA एल्गोरिदम देख लें। ठीक है, और थोड़ा सा DES और AES के बीच में ये देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। RSA आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। क्लाउड कंप्यूटिंग आप तीन मॉडल्स याद कर लें, SaaS, PaaS, IaaS।
तो उसमें ही आपका मॉडल, इस पर ज़्यादा आप टाइम देंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा अभी। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कंबाइन होगा, ठीक है। आप इसमें जो भी चीजें हैं, स्कूलमाइजेशन, ठीक है, मंकी बनाना प्रॉब्लम देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नॉलेज कैसे अरेंजमेंट करते हैं, खास करके फ्रेम्स, स्क्रिप्ट, इससे क्वेश्चन कई बार आया है। आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ना जाए, फजी सेट जरूर देखें, फजी सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आए, काफी इजी है। जेनेटिक एल्गोरिदम, अगर आपका बायोस थोड़ा ठीक नहीं है, पहले से बायो मतलब न्यूरॉन्स के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है। क्वेश्चन तो आते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम से। और आजकल क्या है ना, तो एआई से थोड़ा क्वेश्चन वो लोग देख रहे हैं कि एआई जो है हमारा रिसेंट ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एआई हो गया। अब आप देखें हमने क्या क्या कवर कर लिया, एआई में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है वो भी देख लिया। कंप्यूटर नेटवर्क देख लिया हमने, हमने ऑटोमेटा थ्योरी, कंपाइलर से रिलेटेड चीजें देख ली, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम देख लिया, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख ली, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये सब इनहेंस डेटा मॉडल, एक्सएमएल, बिग डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स, नो एसक्यूएल, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, वो आपके लिए मेहनत ज्यादा, नंबर कम लेके आएंगे, ठीक है। डीबीएमएस के बारे में हमने देख लिया। कंप्यूटर ग्राफिक्स अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है, बट जैसा कि मैंने बोला, अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है फिर इसमें हाथ नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी बड़ा है, लेकिन आप बीच बीच को चीजें देख के जाए, सी काम चलेगा नहीं इसके बिना, क्योंकि पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इसी पे बेस्ड होता है, तो वो जरूर करें, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर और ग्राफ थ्योरी आपका हो गया। ग्राफ थ्योरी आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। ग्राफ थ्योरी में ये बेस है हमारा, शुरू में हमने इसके बारे में बोला था, न्यूलेस ग्राफ, हैमिल्टनियन पाथ, प्लेनर ग्राफ। तो हमने देखा इसमें इतना 20-25 सब्जेक्ट होने के बाद भी हमने करीब 10 में ही अपना काम निपटा लिया। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान से करके जाएंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में आप अच्छा कर पाए, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, अदरवाइज ये वीडियो ना पूरे 2 घंटे की बनेगी, अगर मैं पूरा बताऊं कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। अभी मैंने क्या किया, एक रफ आइडिया कि आप क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो ये उनके लिए नहीं कि आप क्या है 30 दिन में तैयारी कर लेंगे, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं। जिनकी तैयारी ऑलरेडी है और 30 डेज में वो मैक्सिमम कवरेज चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए, ठीक है। फिर हमारे जो, अगर आपको जून वाले सेशन के लिए तैयारी करनी है तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों ही स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन तो हमारा करीब ये 15-20 तारीख से, दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तभी जून के लिए तैयारी हो पाएगी। तो आप चाहें तो कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल में जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, इंक्लूडिंग पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। तो आपके लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको जरूर मदद मिली होगी इससे आपको। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।